नमस्ते छात्रों। जैसा कि पिछली क्लास में हमने विद्युत द्विध्रुवाकोण एवं विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी और आज इस क्लास में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी निरक्ष रेखा पर, कल हमने इसकी अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी और आज हम इसकी निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो ये गणना करने के लिए जैसा कि कल भी हमने पहले डायग्राम इसका बनाया था और डायग्राम के बाद में इसका डेरिवेशन किया था, इसका व्यंजक व्युत्पन्न किया था। तो सर्वप्रथम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के लिए माना कि एक द्विध्रुव जिसमें दो आवेश होते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश, जो कि क्रमशः ए व बी बिंदु पर स्थित है। हमें पता है कि द्विध्रुव के बीच की दूरी अत्यल्प दूरी हम मानते हैं और वो दूरी ली थी हमने 2a क्यों ली थी? ताकि हमें जो बिंदु चाहिएगा, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करना है, वो बिंदु इसके केंद्र से लिया जाएगा। अगर 2a दूरी ली जाएगी तो इस दूरी को आसानी से a और a में विभक्त किया जा सकता है। अन्यथा अगर a दूरी ली जाती तो a/2 में इसको विभक्त करना पड़ता और आगे की जो गणना होती वो थोड़ी सी जटिल हो जाती। तो इसका जो केंद्र बिंदु है O, बीच की दूरी 2 है, तो केंद्र बिंदु O है, तो आसानी से इसको a और a भागों में क्या कर सकते हैं? विभाजित किया जा सकता है। अभी इसी द्विध्रुव के केंद्र से, इस द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्ष रेखा यही रेखा है जो कि अक्ष के लंबवत है और इसके द्विध्रुव के केंद्र से पारित रेखा है। हाँ तो सर यही तो है निरक्ष रेखा। कौन सी? ये देखो, ये भी निरक्ष रेखा। इसके इस निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम सर्वप्रथम दोनों आवेशों के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कर लेते हैं। दिशा का निर्धारण करने के लिए जैसा कि कल बताया था, किसी भी धनावेश के कारण सदैव विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो त्रिज्यीय रूप से बाहर की होती है। अगर बिंदु P यहाँ पर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस तरीके से होगी। जैसे ये रहा धनावेश अपना और ये रहा P बिंदु, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो दिशा कुछ इस तरीके से होगी। देखें, वो कुछ इस तरीके से, जिसे हम E+Q सदिश से निरूपित करेंगे। और इसी प्रकार ऋणावेश के कारण जानते हैं हम, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा उस आवेश की ओर ही होती है। इस आवेश की ओर ये रहा अपना ऋणावेश और इस P बिंदु से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने देखनी है। तो सर्वप्रथम इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कुछ इस तरीके से प्रदर्शित होगी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस आवेश की ओर ही, मतलब कि इसको E-Q सदिश द्वारा निरूपित किया जाएगा। इस प्रकार धनावेश और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो अपन प्रदर्शित करेंगे। अपने पास में दो त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP। अगर इस त्रिभुज BOP को यहां से मोड़ते हुए अगर इस पर अध्यारोपित करें तो ये पूर्णतः इस पर अध्यारोपित हो जाएगा, इसको ढक देगा। कहने का मतलब त्रिभुज AOP और BOP, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम। मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ। देखो एक बार, ऐसे प्रूफ करना नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये प्रदर्शित करता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। पहली चीज देखें, त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP में, इन त्रिभुज AOP, AO is equal to OB, AO is equal to OB and angle AOP is equal to angle BOP, both are 90 डिग्री। दोनों कैसे 90 डिग्री के कोण है। और OP, दोनों त्रिभुज में जो OP है वो कैसी है? वो बेन स्टेबल। मतलब कि एक भुजा, दोनों त्रिभुज में ये भुजा और बीच का ये कोण 90 डिग्री का और एक ये भुजा, तो भुजा, कोण और भुजा, ऐसे इस नियम से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनके संगत कोण और इनके जो संगत भुजाएं वो भी कैसी होगी? एक समान होगी। कोण PAO कोण थीटा ये बराबर होगा कोण PBO के, इस थीटा कोण के बराबर होगा। और
जो भुजा है अपनी, भुजा कौन सी, ये जो एपी भुजा है, एपी भुजा अगर ये x है तो ये भुजा भी कितनी होगी, ये भुजा भी अपनी x होगी। इसकी संगत यही है, इस त्रिभुज में AOP में ये भुजा x है, ये भुजा भी कितनी होगी, x होगी। अभी इन दोनों सदिशों के कारण नेट या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो हमें इन दोनों सदिशों के घटक निकाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो सदिश है, ई प्लस की सदिश और ई माइनस की सदिश, वो सदिश से किसी न किसी कोण पर है। यह प्रदर्शित करने के लिए कि कैसे किस तरीके से इस कोण पर स्थित है, तो हम इस एपी रेखा के समांतर एक अन्य रेखा इस तरीके से खींच देते हैं और एक रेखा कुछ इस तरीके से यहां पर देखें आप, ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। दो समांतर भुजाएं, ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा, संगत कोण, कैसा कोण बेटा, संगत कोण। और ये कोण थीटा तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। जेड, जेड बन रहा है, जेड बन रहा है मतलब कौन सा कोण, एकांतर। कैसा कोण है ये, एकांतर, मतलब ये थीटा तो ये थीटा संगत और ये थीटा कोण है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। ये कैसा कोण होगा, एकांतर। देखिए इनके घटक निकालने के लिए मैं आपको अलग से P बिंदु यहां पर बनाकर और इनके घटक निकाल देता हूं, ताकि आसानी होगी आपको समझने में, नहीं तो पूरा मिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इस P बिंदु को यहां बना देता हूं, या आपका P बिंदु आपने ऐसे बनाया था सर, ये P बिंदु, और आपने E माइनस के सदिश को ऐसे प्रदर्शित किया था सर, E माइनस के सदिश, ये रहा P बिंदु, E माइनस के सदिश, और E प्लस के सदिश को आपने यहां बताया था सर, कैसे बताया मैंने, ये ऐसे बताया था, E प्लस क्यू सदिश, E प्लस क्यू सदिश। और ये एक समांतर रेखा खींची थी इस AB के, एक समांतर रेखा, और ऊर्ध्वाधर घटक के लिए एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची थी आपने बताया था कि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना है, थीटा कोण था। हाँ, तो अब इनके घटक निकालते हैं। तो घटक निकालने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है 11th का, उसको समझो। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जैसे एक कोई A सदिश है जो कि क्षैतिज से थीटा कोण पर स्थित है, तो इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक जब निकाले थे हमने, तो मैंने सीधा एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको। वो शॉर्ट ट्रिक ऐसे थी कि सदिश जिस घटक के साथ में थीटा कोण बनाता है वो घटक सदैव cos थीटा होता है, और जिसके साथ थीटा कोण नहीं बनाता वो सदैव घटक कैसा होता है, sin थीटा। हाँ, तो अभी क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है तो अपना क्षैतिज जो घटक होगा वो होगा A cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक जहां थीटा कोण नहीं बनाता है वो घटक होगा A sin थीटा। अगर यही स्थिति कुछ इस प्रकार से होती, ये अपना A सदिश, ये A सदिश अगर ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाता, ये रहा ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बना रहा है, तो अपना ऊर्ध्वाधर घटक cos थीटा होता और क्षैतिज घटक क्या होता, sin थीटा। तो जिससे थीटा कोण बनाता है वो cos और दूसरा वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, sin। हाँ, तो सर ये घटक होगा आपका A cos थीटा, और ये जो घटक होगा वो होगा A sin थीटा। अभी जो स्थिति यहाँ पर लग रही है वो ये वाली, देखें एक बार चेक करें। A सदिश की जैसे अपना E प्लस क्यू सदिश और E माइनस क्यू सदिश है। देखिए E प्लस क्यू सदिश वो क्षैतिज से, इस क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है, क्षैतिज से थीटा कोण बनाएगा तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो तो cos होगा और ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो sin होगा। मतलब आपका सर ये जो घटक होगा E प्लस क्यू cos थीटा होगा, और ऊपर वाला जो घटक होगा वो E प्लस क्यू sin थीटा होगा। इसी प्रकार आपका E माइनस क्यू सदिश वो क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है। हाँ, तो वैसा का वैसे इसका जो क्षैतिज घटक है, और क्षैतिज घटक क्या होगा, क्षैतिज घटक तो आपका होगा सर E माइनस क्यू cos थीटा, क्योंकि थीटा कोण बना रहा है ये घटक, और ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा वो होगा E माइनस क्यू sin थीटा। देखें सेम कॉन्सेप्ट है, ये वाला लग रहा है, क्योंकि इसका क्षैतिज घटक ये क्षैतिज हमेशा इससे थीटा है तो ये cos बनाएगा और वाला क्या बनाएगा, sin। जैसे इस प्रकार हम E प्लस क्यू सदिश और E माइनस क्यू सदिश को इनके क्रमशः क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित कर सकते हैं। अब एक बार गणना कर लेते हैं धनावेश और ऋणावेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण का मान कितना है। उसके बाद में आपने दिशाएं जो दिखाई है
इसके घटकों के हिसाब से हम इसके परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, धनावेश और ऋणावेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना है। तो इसके लिए देखो, धनावेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये रहा प्लस Q आवेश। इस आवेश के कारण x दूरी पर P बिंदु है, तो हमें पता है कि कोई भी आवेश उससे r दूरी पर या x दूरी है, x दूरी से कोई P बिंदु है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होता है, KQ/r नहीं है सर, x है, KQ/x²। तो कितना होगा, E प्लस Q सदिश इज इक्वल टू KQ/x²। और दिशा, क्योंकि सदिश है, परिमाण पे ये दिशा किधर है, दिशा होगी हमारी, दिशा किधर है, B से PQ, B से PQ। इस तरीके से इसको प्रदर्शित कर देंगे। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका मान कितना होगा, E माइनस Q सदिश इज इक्वल टू, ये रहा माइनस Q आवेश, इससे भी x दूरी पर P बिंदु है, तो परिमाण तो वैसा वैसा ही वही निकलेगा KQ/x²। लेकिन दिशा किधर होगी, दिशा इसकी होगी सर P से A की ओर, दिशा अंदर की ओर है, P से A की ओर। इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। ये हमारी जो समीकरण होगी वो समीकरण होगी 1, और ये हमारी जो समीकरण होगी वो समीकरण होगी 2। समीकरण 1 व 2 से देखें, समीकरण 1 व 2 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, E प्लस Q और E माइनस Q इनके जो परिमाण है वो एक समान है। E प्लस Q का जो परिमाण है वो बराबर है E माइनस Q के परिमाण के, और वो बराबर किसके बेटा, वो मान लेता हूं, माना कि E के बराबर है, और इसका मान कितना है, दोनों का मान देखो KQ/x², दोनों का मान है KQ/x² या KQ/x²। इसको समीकरण 3 बोल देते हैं। ये हमारी समीकरण कौन सी है, 3। तो समीकरण 1-2 से हमने इस पर मान बताया कि E प्लस Q और E माइनस Q का परिमाण एक समान है, वो E के बराबर मान रहा हूं मैं, और वो किसके बराबर है, KQ/x²। अब देखो एक बार क्या देखें सर, यहां देखो परिमाण का गणना की, देखा हमने दोनों आवेश के कारण इस P बिंदु पर, चूंकि दूरी दोनों की समान है, परिमाण दोनों का QQ है, इसलिए इस P बिंदु पर परिमाण का मान KQ/x² एक समान आएगा। अभी देखें तो इनके घटकों में विभाजन किया तो इसके ऊर्ध्वाधर घटक देखो, E प्लस Q और E माइनस Q, E प्लस Q और E माइनस Q का परिमाण किसके बराबर है, E के, मतलब E प्लस Q भी E है और E माइनस Q भी कितना है, E। तो ये हो जाएगा E sin थीटा, E sin थीटा। दोनों घटक जो कि परिमाण में समान है लेकिन दिशा इन दोनों की कैसी है, विपरीत है, तो दोनों घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ऊर्ध्वाधर घटक जो कि परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक में देखो E प्लस Q E माइनस Q परिमाण समान है, E cos थीटा, दोनों का परिमाण समान, और जो दिशा है वो एक समान दिशा, एक ही दिशा में होने के कारण ये परस्पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो एक लाइन लिखेंगे नीचे, सामान्य लाइन होगी, क्या लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक, मैं लिख देता हूं आपके लिए, ऐसा लिखेंगे, देखिए ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान परंतु ऊर्ध्वाधर घटक कौन कौन से हैं, इसको ब्रैकेट में हम लिख भी सकते हैं, E प्लस Q साइन थीटा, E माइनस Q साइन थीटा।
ऐसा आप इसके आगे लिख सकते हो। ऊर्ध्वाधर घटक ई प्लस क्यू साइन थीटा ई माइनस क्यू साइन थीटा परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण, विपरीत दिशा में होने के कारण ये परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। जबकि क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक कौन कौन से बेटा? क्षैतिज घटक है सर ई प्लस क्यू कॉस थीटा कॉमा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। जबकि क्षैतिज घटक समान दिशा में होने के कारण, समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। हाँ, तो एक निष्कर्ष निकाल लिया हमने। इनके परिमाण का मान निकाला तो समान था, तो इनके घटक भी निकाल रखे थे पहले से। तो देखा हमने ऊर्ध्वाधर घटक ई प्लस क्यू साइन थीटा ई माइनस क्यू साइन थीटा, जो दोनों परिमाण समान है तो ई साइन थीटा ई साइन थीटा, जो परिमाण में समान है ई साइन थीटा और दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। जबकि जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक कौन से? ई प्लस क्यू कॉस थीटा ई माइनस क्यू कॉस थीटा एक समान दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाएंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी होगी? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों के घटकों के योग के बराबर होगी। और इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा होगी कुछ दिशा इस तरीके से, ये होगी सर इसकी परिणामी दिशा। ई निरक्ष की जो दिशा है वो कुछ इस तरीके से होगी। और ये दिशा किसको प्रदर्शित कर रही है? ये दिशा आपकी माइनस क्यू से प्लस क्यू सदिश की दिशा, माइनस क्यू से प्लस क्यू। इधर दिशा किसकी होती है? ये होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, जिसे पी कैप से निरूपित करते हैं। और ये जो ई निरक्ष की दिशा होगी, ये दिशा इस माइनस क्यू से प्लस क्यू के विपरीत दिशा में, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है, इसे हम माइनस पी कैप से निरूपित करेंगे। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा वो हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अतः P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान वो कितना होगा? वो होगा सर ई निरक्ष, क्या लिखेंगे? ई निरक्ष, परिणामी को ई निरक्ष मान लेता हूं। ई निरक्ष इज इक्वल टू दोनों के योग के बराबर होगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, इन दोनों के बराबर। और दिशा किधर होगी? माइनस पी कैप। माइनस पी कैप क्यों लिख रहे हो? क्योंकि सर इसकी जो दिशा है, इसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू के विपरीत दिशा में, और पी कैप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा को प्रदर्शित करता है, तो माइनस का जो चिन्ह होगा वो उसके विपरीत दिशा को प्रदर्शित करेगा। अतः ई निरक्ष सदिश इज इक्वल टू परिमाण तो इन दोनों के योग के बराबर ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और दिशा होगी माइनस का पी कैप। अभी देखिए समीकरण इसको दे देते हैं हम 4। ये समीकरण कौन से लेंगे बेटा? 4। अभी देखो समीकरण 3 व 4 से, किस से? समीकरण 3 4 से क्या करेंगे? ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, उसका मान किसके बराबर है? ई के बराबर। और वो किसके बराबर है? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर के। तो यहां कुछ लिख देते, देखिए देखो समीकरण 3 व 4 से, 3 4 से मान देखेंगे तो वो बराबर होगा बेटा ई निरक्ष सदिश बराबर ई प्लस क्यू का मान ई के बराबर था, अभी बताया था, ई माइनस क्यू भी ई के बराबर था, और दिशा हो जाएगी माइनस का पी के। इसे लिखा जा सकता है 2e cos थीटा और दिशा होगी माइनस पी के, और जिसे लिख सकते हैं हम e का मान कितना था? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस थीटा माइनस पी के। ये आपका ई निरक्ष सदिश को प्रदर्शित करेगा। अभी देखो हमें तो ऐसा था, थोड़ा सा डायग्राम वापस बनाना पड़ेगा मेरे को। देखो एक बार, जैसा कि अभी आपने डायग्राम बनाया था सर, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश परस्पर
2a दूरी पर समान विभाजित कर दिया था, तो वो कितना था a। ये a और b बिंदु पर स्थित थे, -q और +q आवेश ये a दूरी पर, और हमें इसके निरक्ष रेखा यही थी। इसके केंद्र O से r दूरी पर कोई p बिंदु था, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी थी। आपने बताया था सर इनकी यहाँ से जो दूरी है वो सर्वांग समत्रिभुज होने के कारण वो दूरी कैसी थी बेटा, एक समान। ये दूरी भी x थी और ये भी कितनी है x, और कोणों के मान भी कितने थे थीटा। अभी आपने देखा था इसको। हाँ, तो यहाँ जो सूत्र निकल रहा है उस सूत्र x के रूप में आ रहा है, इसके रूप में आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें व्यंजक चाहिए कि केंद्र O से r दूरी पर हमारा व्यंजक r में होना चाहिए, x में नहीं होना चाहिए। तो x को r के पदों में लाने के लिए हम इस त्रिभुज की सहायता लेंगे। ये त्रिभुज वही है जो पहले बनाया था। हाँ, तो इसी त्रिभुज से देखें जिसमें हमने ऐसा प्रदर्शित किया था ना अभी, ये e + q सदिश है बेटा, और ये दिशा किसकी थी, e - q सदिश की। तो उसी त्रिभुज से कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हो आप, AOP ले सकते हो या BOP ले सकते हो। तो त्रिभुज हम ये वाला ले लेते हैं, त्रिभुज AOP में देखें, त्रिभुज AOP में क्या है, पहले तो x² के लिए इस त्रिभुज में ये रहा त्रिभुज आपके पास में ऐसा ही था, ये आपका P बिंदु, ये आपका O बिंदु, ये आपका A बिंदु, ये यहाँ से x दूरी, ये दूरी कितनी थी r दूरी, ये कितना था a, यहाँ से कोण कितना है थीटा, ये तो बनाया था। हाँ, तो त्रिभुज AOP में देखो क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, मतलब कि a² + r² बराबर x²। इसको समीकरण नंबर 4 थी, इसको 5 बता देते, और इसको समीकरण नंबर बोल देते हैं हम 6। ये समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी हमारी, 6 हो जाएगी। इसी त्रिभुज में cos थीटा को भी इसके पदों में लाना होगा, r के पदों में, तो लिखते हैं हम cos थीटा। cos थीटा आप जानते हो त्रिकोणमिति से, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है a, कर्ण कितना है x, e/x। फिर x के रूप में नहीं लाना, किसके रूप में लाना, r के रूप में। तो फिर वापस यहां से x बराबर कितना ले सकता हूं, a² + r² का है तो अंडर रूट लिखो, या घात अंडर रूट को क्या बोल सकते हैं, घात 1/2। तो लिख सकता हूं मैं a/a² + r² की घात 1/2, ये आपका cos थीटा, जिसको समीकरण नंबर कितनी बोलेंगे, 7। अभी देखिए हम समीकरण 5, 6 और 7 से, समीकरण 5, 6 और 7 से क्या करेंगे, समीकरण 6 से x² का मान और समीकरण 7 से आपके cos थीटा का मान इस समीकरण 5 में रख देते हैं। हाँ, तो यहां पर लिखता हूं फिर समीकरण समीकरण 5, 6 व 7 से, समीकरण 5, 6 व 7 से मान रखो, देखो E निरक्ष सदिश बराबर क्या मान होगा बेटा, मान रखेंगे तो हो जाएगा सर 2kq/x, x², इसका मान कितना था a² + r², और cos थीटा का मान कितना बेटा, वो है सर a/a² + r² की घात 1/2, और दिशा क्या है -pk, बताया था अभी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में, मतलब +q से -q की ओर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है -q से +q की ओर। हाँ, तो इसीलिए लिखा है माइनस का चिन्ह -pk। हाँ देखो, तो ये हो जाएगा अभी E निरक्ष सदिश बराबर, इसको लिखा जा सकता है k q, इस 2 को इस a के साथ लिख दो, क्यों लिख दो, तो ये तो एक सूत्र बनेगा, इसलिए कर रहे हो ताकि q × 2a एक सूत्र बन जाए। वो सूत्र जानते हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करेगा। हाँ, तो नीचे की ओर लिखें a² + r², a² + r² की घात 1/2, इसकी घात 1 है। आपको बीजगणित में पता है आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती है। आधार क्या है, a² + r² दोनों के, और घातें इसकी 1 है, इसकी 1/2, तो परस्पर घातें जुड़ जाएगी। तो मान जो आएगा बेटा, वो मान कितना रहेगा, वो मान आ जाएगा सर a² + r² की घात 1 + 1/2, 1 + 1/2 को अगर करोगे तो वो मान आएगा 3/2, और यहाँ पर कितना बेटा -p। ठीक है क्या, इस q × 2a को लिखा जा सकता है p, यहाँ लिख देंगे चूंकि q × 2a बराबर p, और होता क्या है, वो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जानते हैं। हाँ, तो
इसको हम लिख सकता हूं Kp बटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3 बटा 2 और माइनस pk, जिसको प्रदर्शित करेंगे अपन ई निरक्ष सदिश। ठीक बात है। अभी देखें Kp अपन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3 बटा 2 और माइनस pk। यहां देखो जैसे इस गणना को थोड़ा सा और अपने को सिंप्लीफाई करना है, तो इसको करने के लिए वहां पर भी हमने किया था ये a क्या है, वो 2a दूरी थी जो प्लस q और माइनस q के बीच की अत्यल्प दूरी होती है जो द्विध्रुव का निर्माण करती है। तो ये जो a दूरी है ये r क्या है, ये r दूरी है प्रेक्षण दूरी। ये अपनी केंद्र O से r दूरी पर p बिंदु था वो प्रेक्षण दूरी। तो प्रेक्षण दूरी उस 2a दूरी से के मान से बहुत ज्यादा होती है। हम लिखेंगे कि r का मान ज्यादा है सर a से, और स्क्वायर कर दिया तो मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे एक मान है मेरे पास में 25 या 25 मान है, एक मान है मेरे पास में 3। अभी 25 और 3 देखें नगण्य नहीं मान सकता, दोनों का स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर करोगे तो 625, 3 का स्क्वायर करो 9। अब 625 में से 9 को जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तो यहाँ पर कैसे हो रहा है, r का मान a से ज्यादा है, वही ये 5 है ये 3 है। अभी यहाँ पर मान का फर्क पड़ सकता है, लेकिन अगर स्क्वायर करोगे r स्क्वायर तो ये बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा स्क्वायर, 625 और 9 वही एग्जांपल अभी बताया था जो, तो 625 से बहुत ज्यादा, r स्क्वायर का मान a स्क्वायर से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस a स्क्वायर को इस r स्क्वायर के साथ में जोड़े या ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क। तो इस a स्क्वायर को नगण्य मानकर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एक लाइन लिख लेंगे यहाँ पर, r का मान r स्क्वायर का मान बहुत बड़ा है a स्क्वायर से, अतः a स्क्वायर को r स्क्वायर के सापेक्ष नगण्य मानकर छोड़ने पर। सदैव ध्यान रखना नगण्य जो माना जाता है वो सदैव या तो जोड़ने में या घटाने में, गुणा भाग में कभी भी नगण्य नहीं माना सकता। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली जो चीज होती है यहाँ a स्क्वायर यहाँ पर वाला a वो भी हटा दो, ऐसा नहीं। केवल ये r स्क्वायर के साथ में जुड़ रहा है तो जोड़ने घटाने में हो सकता है नगण्य, लेकिन गुणा भाग में ऐसा नहीं, नगण्य करके हम हटा सकते हैं। या जोड़ने में तो इस स्क्वायर को नगण्य मानकर हटाने पर क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा बेटा ई निरक्ष सदिश बराबर Kp बटा आर स्क्वायर की घात 3 बटा 2 और माइनस pk। ये घात 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ई निरक्ष सदिश का जो मान प्राप्त होगा वो मान प्राप्त होगा Kp बटा आर क्यूब, और दिशा क्या होगी माइनस pk। हाँ तो देखो अपने पास में परिणामी सदिश का मान प्राप्त हो गया है, यही हमारा व्यंजक है, यही परिणामी व्यंजक है। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है, परिमाण का मान कितना है वो अलग से लिख देता हूं। परिमाण का जो मान है ई निरक्ष सदिश वो परिमाण है बेटा Kp बटा आर क्यूब, और जो दिशा है वो दिशा क्या है, वो दिशा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत, क्योंकि हमने माइनस pk से प्रदर्शित किया है। इससे एक छोटा सा निष्कर्ष निकालेंगे हम। निष्कर्ष कल वाला जो व्यंजक था और आज वाले व्यंजक, इन दोनों को सम्मिलित रूप से एक निष्कर्ष निकाल सकता हूं। निष्कर्ष क्या था, कल हमने एक सूत्र पढ़ा था, जो Ex का मान था वो कितना आया था बेटा 2Kp अपॉन आर क्यूब, और दिशा थी pk, और जो आज पढ़ा है हमने ई निरक्ष का मान वो पढ़ा है Kp अपॉन आर क्यूब और माइनस pk। कहने का मतलब पहले तो दिशा के रूप में देख लो कि दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, एक की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में और दूसरे की जो दिशा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में। और जो परिमाण की बात देखें तो इन दोनों से ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि जो Ex का परिमाण है वो 2 गुना है। देखो ना एक बार, इस Kp बटा आर क्यूब के जगह ये लिख सकता हूं ना, तो ये लिख सकता हूं मैं तो ई निरक्ष। तो कहने का मतलब Ex अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण वो 2 गुना होता है निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण। तो इस प्रकार हम ये व्यंजक व्युत्पन्न कर सकते हैं। और आज का टॉपिक अपना यही था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करना। ये करीब आपके 3 नंबर का 2.5-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें आधे नंबर की परिभाषा रहती है, जो पहले ही मैंने आपको बताई थी कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करते हुए ऐसे ही मात्रक लिखें। इस पर आधारित जो प्रश्न है, इसके जो एग्जाम्पल है, होमवर्क में आप ये चीज कर सकते हो। होमवर्क में क्या करेंगे हम, होमवर्क में ये करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल एक तो 18, एक 19, कल भी बताया था मैंने 18-19 एग्जाम्पल है, उनको आप सोल्व करना। न्यूमेरिकल है वो फॉर्मूला बेस ही है, आप जैसे ही फॉर्मूला रखोगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है
तो आप इसके बारे में जो भी कमेंट वगैरह है वो मेरे को बताना, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को आपको वापस सोल्व करके दिखाऊंगा। आई थिंक मेरे हिसाब से सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला रखते ही आंसर आपका आएगा। इसी प्रकार आप इसके अभ्यासार्थ जो प्रश्न है, बहुचयनात्मक प्रश्न, उन बहुचयनात्मक प्रश्नों में आपका एक प्रश्न नंबर है 7वां, एक प्रश्न नंबर है आपका 12वां, जो कि आपके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर ही आधारित है। P = Q × 2A, जो सूत्र लगाओगे सूत्र से आसानी से उसमें व्यंजक व्युत्पन्न कर सकते हो। इसी प्रकार आपका अति लघुरात्मक में 12वां 13वां प्रश्न है, बताया था बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही आपके इस निम्नदात्मक में तीसरा प्रश्न कल भी बताया था मैंने आपको, कल आपको केवल अक्षीय रेखा बताया था, आज निरक्ष रेखा के लिए बता दिया। वैसे तीसरा क्वेश्चन अक्षीय रेखा के लिए है, लेकिन निरक्ष पर भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लेना, जो कि निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करने के लिए। और इसी प्रकार आंकिक प्रश्न में एक प्रश्न है, इसमें केवल वो है 13वां प्रश्न, तो 13वां प्रश्न भी आप कर लेना। तो ये सारे जितने भी आपके आंकिक प्रश्न और छोटे बड़े क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।